एस्पिरेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो कि है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। अब मेरे वीडियो को देखना और एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेना, आपका ये चैप्टर एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक आपने जो है न्यूरल सिस्टम में पढ़ा होगा या फिर आगे आप पढ़ोगे कि वो जो है पॉइंट टू पॉइंट, मतलब जिस पॉइंट पे करना है उसी पॉइंट पे जाके जो है रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है अमंग ऑर्गन्स। जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन है वो थोड़ा फास्ट होता है बट कुछ टाइम के लिए होता है, शॉर्ट लाइव्ड होता है। ये दे रखा है कि जो नर्व फाइबर्स है वो हर एक सेल्स तक बॉडी की नहीं पहुंच पाती और जो हमारे जो सेलुलर फंक्शन है उनको कंटिन्यूअसली रेगुलेट करना पड़ता है। इसलिए हमारी बॉडी में एक स्पेशल काइंड का कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन जो है वो प्रोवाइड किया गया, जिसके फंक्शन को कंट्रोल करता है हॉर्मोन्स। उस सिस्टम को हम बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। अब ये दोनों सिस्टम मिलके, न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम मिलके आपस में जॉइंटली कोऑर्डिनेट और रेगुलेट करते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को बॉडी के। दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या है, वो डक्ट लेग्स हैं, मतलब उनमें कोई डक्ट नहीं होता, वो अपने सेक्रीशन को डायरेक्टली जो है ब्लड के अंदर डालते हैं और उनकी सेक्रीशन जो होते हैं वो हॉर्मोन्स होते हैं। ठीक है, इस चैप्टर में मेनली हम एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। और दूसरे होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड, जो क्या करते हैं, जिनके अंदर डक्ट्स होते हैं, वो अपने सेक्रीशन को ब्लड के अंदर या किसी भी जगह जहाँ पे उसको काम करना है उस जगह पे अपने सेक्रीशन को डक्ट्स के थ्रू डालते हैं। वो होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, जो कि जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड, स्वीट ग्लैंड, आपने पिछले चैप्टर्स में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने भी ग्लैंड्स पढ़े वो सारे जो है वो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। बस एक ग्लैंड ऐसा है जो कि है पैनक्रियास, जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करता है, उसको हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब देखो इसमें यही दे रखा है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के अंदर कोई डक्ट नहीं होता, इसलिए एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं। इनकी सेक्रीशंस को हम हार्मोन बोलते हैं। अब हम बात करेंगे हार्मोन की डेफिनेशन क्या होती है। हार्मोन की डेफिनेशन है केमिकल जिसको प्रोड्यूस करता है एंडोक्राइन ग्लैंड और वो ब्लड में रिलीज हो जाता है। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड कुछ केमिकल प्रोड्यूस करते हैं जो ब्लड में रिलीज हो जाते हैं, देन वहाँ से वो जो भी टारगेट ऑर्गन है जहाँ पे उसको अपना इफेक्ट डालना है वहाँ पे जाके जो है ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। बट अब ये तो उसकी क्लासिकल डेफिनेशन है, बट एक नई डेफिनेशन अब जो आई है वो क्या बोलती है कि हार्मोन जो है वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, मतलब कोई न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करते। ये इंटर सेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं। इंटर सेलुलर मैसेंजर मतलब दो सेल्स के बीच में मैसेंजर का काम करते हैं और थोड़े से अमाउंट में प्रोड्यूस होते हैं, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। तो जो नई डेफिनेशन है वो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जो हार्मोन के अलावा होते हैं, जिनको एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस करती है, उनको भी कवर करती है। जबकि जो क्लासिकल डेफिनेशन थी वो खाली हार्मोन को कवर करती थी। अब क्या होता है, इनवर्टिब्रेट्स के अंदर जो है बहुत ही सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिनमें कुछ ही ग्लैंड्स होते हैं, कुछ ही हॉर्मोन्स होते हैं, जबकि लार्ज नंबर ऑफ केमिकल्स जो है हार्मोन की तरह ऐड करता है, कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है वर्टिब्रेट्स के अंदर। ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सो ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड और हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफरेंट सेल्स और टिश्यू जो है डिफरेंट पार्ट्स में हमारी बॉडी के प्रेजेंट होते हैं, वो जो है एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। जैसे कि पिट्यूटरी हुआ, पीनियल हुआ, थायराइड हुआ, एड्रेनल हुआ, पैनक्रियाज हुआ, पैराथायरॉइड, थाइमस, गोनाड्स, ये सारे के सारे जो है एंडोक्राइन बॉडीज़ होती हैं जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं। इनके अलावा कुछ अदर ऑर्गन्स भी होते हैं लाइक गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, लिवर, किडनी, हार्ट, वो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं। तो इनके बारे में हम इस चैप्टर में देखेंगे। यहाँ पे सारे के सारे हार्मोन ग्लैंड्स की जो है लोकेशन दे रखी है। हाइपोथैलेमस कहाँ होता है, देखो जो ब्रेन है या उसके अंदर हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल होता है। थायराइड नेक के अंदर होता है हमारा। फिर जो है हमारा थोरेक्स वाले रीजन में थाइमस होता है। पिट्यूटरी और एड्रेनल हमारा एब्डोमेन वाले रीजन में होता है। फिर नीचे होता है हमारा ओवरी फीमेल के अंदर और टेस्टिस मेल के अंदर। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ेंगे, जो कि पार्ट होता है डायनसेफ्लॉन की, जो कि फोर ब्रेन है, जिसको आपने न्यूरल सिस्टम वाले चैप्टर में पढ़ा होगा। उसका पार्ट होता है, उसका बेसल पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। बहुत सारे बॉडी के फंक्शंस को जो है ये रेगुलेट करता है। इसमें कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स होती हैं जिनको हम न्यूक्लाई बोलते हैं। वो सेल्स जो है वो हार्मोन प्रोड्यूस करती है। अब ये हार्मोन जो है क्या करते हैं, जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलते हैं वो जो है रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी हार्मोन की सिंथेसिस और सेक्रीशन को। बट जो हाइपोथैलेमस हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो दो तरह के होते हैं। एक रिलीजिंग हार्मोन जो क्या करते हैं, जो स्टिमुलेट करते हैं पिट्यूटरी की
हार्मोन के सिक्रीशन को मतलब स्टिमुलेट करते हैं, उनको रिलीज करवाते हैं। और दूसरा होता है इनिबिटिंग हार्मोन, जो पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को इनिबिट करते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, वो स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी सिंथेसिस को एंड रिलीज ऑफ दी गोनेडोट्रोपिन्स को। दूसरा है सोमेटोस्टैटिन, जो हाइपोथैलेमस से निकलता है, वो इनिबिट करता है ग्रोथ हार्मोन के रिलीज को पिट्यूटरी से। तो कुछ हार्मोन जो है हाइपोथैलेमस से दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, एक होता है इनिबिटरी जो पिट्यूटरी के सिक्रीशन को इनिबिट करते हैं, एक होते हैं पिट्यूटरी से जो सेक्रीशन आता है उनको इनिबिट करते हैं इनिबिटरी, और एक होता है रिलीजिंग हार्मोन्स जो कि पिट्यूटरी सेक्रीशन को स्टिमुलेट करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे दो एग्जांपल दे रखे हैं। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो गोनेडोट्रोपिन से जो है रिलीज करवाता है गोनेडोट्रोपिन को पिट्यूटरी से। दूसरा सोमेटोस्टैटिन है जो कि ग्रोथ हार्मोन को की रिलीज को इनिबिट करता है पिट्यूटरी से। अब ये हार्मोन क्या होता है, ये हार्मोन जो है ओरिजिनेट करते हैं हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, उनके एक्सोन से पास होके रिलीज होते हैं, पास होते हैं और उनकी नर्व एंडिंग से रिलीज हो जाते हैं। देन ये पिट्यूटरी ग्लैंड में पहुंचते हैं स्पेशल सर्कुलेटरी सिस्टम से, उनके फंक्शन को एंटीरियर पिट्यूटरी के फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। तो एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसके थ्रू जो है एंटीरियर पिट्यूटरी में पहुंचते हैं हाइपोथैलेमस से हार्मोन, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो है वो डायरेक्ट रेगुलेशन पे होता है हाइपोथैलेमस के, उसके बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं होता, वो डायरेक्टली हाइपोथैलेमस के कंट्रोल में होता है। अब हम बात करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की। पिट्यूटरी ग्लैंड की लोकेशन देखें तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एक बोनी कैविटी होती है जिसे सेला टर्सिका बोलते हैं, उसमें प्रेजेंट होता है, जो कि सिफेनॉइड बोन होता है एक हमारे स्कल में, उस बोन के अंदर होती है एक बोनी कैविटी सीला टर्सिका, उसके अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और ये जो है हाइपोथैलेमस से अटैच होता है एक स्टोक से, उस स्टोक को हम इनफंडिबुलम बोलते हैं। एनाटोमिकली हम पिट्यूटरी ग्लैंड को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको हम एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस जिनको हम पार्स डिस्टैल्स या पार्स इंटरमीडिएट दो पोर्शन आते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस में, और न्यूरो हाइपोफाइसिस को हम बोलते हैं पार्स नर्वोसा। तो जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसमें कौन कौन से हार्मोन होते हैं, उसको एडिनो हाइपोफाइसिस, पार्स डिस्टैलिस और एंटीरियर पिट्यूटरी तीनों एक ही के नाम है। अब इनमें कौन कौन से हार्मोन आते हैं देख लेते हैं। इसमें आते हैं ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जबकि पार्स इंटरमीडिया में खाली एक हार्मोन आता है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो एडिनो हाइपोफाइसिस में दो पार्ट होते हैं, पार्स डिस्टैलिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टैलिस में 6 हार्मोन्स होते हैं, ग्रोथ हार्मोन, प्रोलैक्टिन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि पार्स इंटरमीडिया में सिंगल हार्मोन होता है, को सेक्रेट करता है, जिसको बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जबकि ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, जो पार्स इंटरमीडिया होता है और पार्स डिस्टैलिस होता है वो आपस में मर्ज रहते हैं, तो अलग अलग में दिखाई नहीं देते। न्यूरो हाइपोफाइसिस, जिसको पार्स नर्वोसा भी बोल रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी भी बोलते हैं, वो दो हार्मोन को स्टोर और रिलीज करते हैं, ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन। अब ये जो ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं, ये मेनली सिंथेसाइज होते हैं हाइपोथैलेमस से, बस ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस में डायरेक्टली। मतलब जो भी हार्मोन पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं वो सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस में हो रहे हैं, सिर्फ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से उनका आने का रास्ता है, जबकि जो एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी में ही सिंथेसाइज हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखनी, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकल रहे हैं वो हार्मोन जो है मेनली सिंथेसाइज हाइपोथैलेमस के अंदर होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है एक सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू, उसे पोर्टल सिस्टम बोलते हैं, उसके थ्रू जो है कांटेक्ट में होता है हाइपोथैलेमस की, जबकि जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमस से की कांटेक्ट में होता है और उसके हार्मोन सारे हाइपोथैलेमस में सिंथेसाइज होते हैं। अब हम बात करते हैं किसी भी हार्मोन का ओवर सिक्रीशन या अंडर सिक्रीशन हो जाए तो क्या क्या कंडीशन होती है। अब बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की, जो कि हमारा एंटीरियर पिट्यूटरी से निकल रहा है। उसका अगर ओवर सिक्रीशन हो जाता है तो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ होती है, जिसे उस कंडीशन को हम गाइगेंटिज्म बोलते हैं। अगर कम सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का तो पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म हो जाता है। जो ओवर सिक्रीशन होता है इसमें भी दो कंडीशन होती है, एक जो है चाइल्डहुड में अगर ओवर सिक्रीशन होता है और एक होता है अडल्ट में अगर ओवर सिक्रीशन होता है। अगर चाइल्डहुड में ओवर सिक्रीशन होता है तो उसको गाइगेंटिज्म बोलते हैं। बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो जाती है बॉडी की, मतलब जो हैंड है
या फिर सर है वो मतलब ज़्यादा लार्ज हो जाते हैं, एक्सटेंसिव ग्रोथ होती है उनमें, वो लार्ज हो जाते हैं। अगर यही कंडीशन ग्रोथ हार्मोन का एक्सेसिव सेक्रेशन अगर अडल्ट लाइफ में होता है तो उसे एक्रोमेगेली बोलते हैं। ठीक है, फिर अगली कंडीशन है अगर हाइपो एक्टिविटी होती है ग्रोथ हार्मोन की, मतलब लो सिक्रीशन होता है तो उससे स्टंटेड ग्रोथ होती है, कम ग्रोथ होती है, हाथ पैर छोटे छोटे हो जाते हैं, सर छोटा हो जाता है, उसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म बोलते हैं। इसके बाद अगले हार्मोन की बात करते हैं जो कि होता है प्रोलैक्टिन, जो मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाता है और उनके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करवाता है। प्रोलैक्टिन का दो ही काम है, मेमोरी ग्लैंड की ग्रोथ करवाना और उसके अंदर मिल्क का फॉर्मेशन करवाना। इसके बाद आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो सिंथेसिस सेक्रेशन करता है थायराइड हार्मोन को थायराइड ग्लैंड से। फिर आता है ACTH एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड को। ठीक है, फ्रॉम द आर्डिनल कॉर्टेक्स। अभी आगे हम आर्डिनल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, वहाँ से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के सेक्रेशन को जो है बढ़ाता है कौन? ACTH, जो कि पिट्यूटरी से निकलता है और जो एडिनल कॉर्टेक्स से ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है उसके सिंथेसिस सेक्रेशन को स्टिमुलेट करवाता है। LH एंड FSH की बात करें तो ये गोनेडल एक्टिविटी को स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए इन्हें गोनेडोट्रोपिन्स बोलते हैं। अब मेल्स में क्या काम होता है LH और FSH को, और फीमेल में क्या होता है वो देखते हैं। मेल में LH क्या करता है, वो स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस सेक्रेशन ऑफ द मेल हार्मोन। मेल का जो सेक्स हार्मोन है एंड्रोजन, उसका सिंथेसिस और सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, जो कि होता है एंड्रोजन फ्रॉम द टेस्टिस। FSH क्या करता है मेल के अंदर, FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म के फॉर्मेशन को रेगुलेट करता है मेल के अंदर FSH। मेल के अंदर LH एंड्रोजन के सिंथेसिस सेक्रेशन को स्टिमुलेट करता है, FSH जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है। फीमेल में क्या करता है LH जब ओव्यूलेशन करता है फुल्ली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का। आपने जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाले चैप्टर में जो रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर क्लास 12 का उसमें पढ़ा होगा, 14 डे पे जो है ओव्यूलेशन होता है उसको LH इंड्यूस करता है। तो LH एक एंडोक्राइन हार्मोन है जो कि कहाँ से निकलता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलता है, ओव्यूलेशन करवाता है ग्राफिन फॉलिकल का। और जो कॉर्पस ल्यूटम जो बाद में बनता है ग्राफिन फॉलिकल के ओव्यूलेशन के बाद जो बच जाता है उसको क्या करवाता है, उसको मेंटेन करता है। ओव्यूलेशन के बाद जो बच जाता है FSH क्या करता है, ओवियन फॉलिकल की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। तो हमने मेल और फीमेल में LH और FSH का काम देख लिया। LH मेल में एंड्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन करवाता है और FSH मेल के अंदर जो है क्या करवाता है, FSH मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करवाता है। फीमेल के अंदर LH जो है वो ओव्यूलेशन करवाता है फुली मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल का, FSH जो है फॉलिकल्स की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करवाता है। अब बात करते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि कहाँ से निकलता है, पास इंटरमीडिया से निकलता है। जो मेलानोसाइटिक सेल्स होती हैं जिनके अंदर मेलानिन पिगमेंट होता है उन पे एक्ट करता है उन पे और रेगुलेट करता है बॉडी की पिगमेंटेशन को, जो बॉडी का कलर होता है उसको रेगुलेट करता है। इसकी बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, जो कि पोष्य पिट्यूटरी से निकल रहा है। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन दो हार्मोन निकलते हैं पोष्य पिट्यूटरी से। ऑक्सीडेशन क्या करता है, ये स्मूथ मसल्स जो होती हैं बॉडी की उन पे एक्ट करता है और उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। स्मूथ मसल्स पे एक्ट करके उनका कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जैसे कि जब चाइल्ड बर्थ होता है तो उस टाइम पे जो यूट्रस है उस पर कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिससे कि चाइल्ड का बर्थ होता है। इसके अलावा जो है मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन भी करवाता है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन के दो काम है, मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का इजेक्शन करवाना और जो चाइल्ड बर्थ के टाइम पे यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन करवाना। फिर आते हैं वैसोप्रेसिन पे, जिसको हम ADH भी बोलते हैं, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। ये एक्ट करता है किडनी पे और स्टिमुलेट करता है। जो ADH और वैसोप्रेसिन है वो एक्ट करता है किडनी पे और वाटर का और इलेक्ट्रोलाइट का रीएब्जॉर्प्शन करवाता है DCT में। इसलिए जो है जो वाटर का लॉस है उसको कम करवाता है। वाटर के लॉस को, यूरिन से जो वाटर का लॉस होता है उसको हम डायूरेसिस बोलते हैं, इसलिए उसको रिड्यूस करता है। इसलिए इस हार्मोन का दूसरा नाम एंटी डायूरेटिक हार्मोन है। अब जब इस हार्मोन का लेस सेक्रेशन होता है तो उसमें भी एक कंडीशन आती है, डिसऑर्डर आता है, उसे डायबिटीज़ इंसिपिडस बोलते हैं। वो NCERT में दे नहीं रखा, बट इस हार्मोन का भी अगर लेस सेक्रेशन होता है तो हम जो है किडनी से जो है रीएब्जॉर्प्शन नहीं कर पाते वाटर का, जिससे क्या हो जाता है, वाटर का लॉस होता है यूरिन के थ्रू, तो एक कंडीशन आती है डायबिटीज़ इंसिपिडस। इसके बाद हम आते हैं अगले हार्मोन पे, अगले ग्लैंड पे, जो कि है पीनियल ग्लैंड।
ये पीनियल ग्लैंड कहाँ लोकेटेड होता है? फोर ब्रेन के डोर्सल साइड पे पीनियल ग्लैंड लोकेटेड होता है। ये सिक्रीट करता है हार्मोन मेलेटोनिन को। मेलेटोनिन का क्या काम है? इसके बहुत सारे काम है जिसको सबको ध्यान से सुनना है। एक तो ये जो है, जो हमारा 24 आवर रिदम है बॉडी का, कब हमें उठना है, कब हमें सोना है, कब खाना खाना है, इन सबको कंट्रोल करता है कौन? मेलेटोनिन। दूसरा, अब ये देखो इसमें दे रखा है कि मेंटेन करता है नॉर्मल रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल का, नॉर्मल रिदम को मेंटेन करके रखता है। इसके अलावा बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। इसके अलावा जो है मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। पिगमेंटेशन को में भी थोड़ा सा रोल होता है। मेन रोल वह पिगमेंटेशन में मेलानोसाइट का होता है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है, बट इसका भी थोड़ा बहुत रोल होता है पिगमेंटेशन में। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी इसका रोल होता है और हमारी बॉडी की डिफेंस कैपेबिलिटी में होता है। तो इसके बहुत सारे रोल होते हैं। एक 24 आवर रिदम ऑफ द स्लीप वेक साइकिल, दूसरा बॉडी के टेम्परेचर को, तीसरा मेंस्ट्रुअल साइकिल को, चौथा डिफेंस मैकेनिज्म को, पांचवा पिगमेंटेशन को और छठा मेटाबॉलिज्म को। इन सबको ये कंट्रोल करता है। अब बात करते हैं अगले ग्लैंड की, जो कि है थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड में दो लोब्स होती हैं, जो कि ट्रैकिया होता है जो हमारा, उसकी दोनों तरफ प्रेजेंट होती है। देखो ये फिगर में दे रखा है, ये ट्रैकिया है हमारा, इसके दोनों तरफ जो है थायरॉइड ग्लैंड की दो लोब्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, ये दोनों लोब्स आपस में कनेक्ट होती हैं। एक कनेक्टिव टिश्यू का फ्लैप होता है उसके थ्रू, जिसको हम इस्थमस बोलते हैं। थायरॉइड ग्लैंड के अंदर क्या क्या होता है? फॉलिकल्स होते हैं, कुछ फॉलिकल्स होती हैं, मतलब सेल्स होती हैं, और स्टोमल टिश्यू होते हैं। थायरॉइड फॉलिकल के अंदर फॉलिकुलर सेल्स होती हैं जिनमें एक कैविटी होती है। फॉलिकल सेल्स जो है दो हार्मोन्स को सिक्रीट करती है, जिनके नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन या फिर थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथायरोनिन। अगर हमें नॉर्मल रेट से हार्मोन का सिंथेसिस करवाना है थायरॉइड ग्लैंड के अंदर, तो आयोडीन जो है वो ज़रूरी होता है। हमारी डाइट में आयोडीन होना चाहिए। अगर आयोडीन हमारी डाइट में नहीं है तो उससे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगा। थायरॉइड ग्लैंड से थायरॉइड हार्मोन का सिंथेसिस सही से नहीं हो पाएगा। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, और उसमें क्या हो जाएगा, अब हाइपोथायरॉयडिज्म होगा तो थायरॉइड ग्लैंड का एनलार्जमेंट हो जाता है। उस कंडीशन को हम ग्वाइटर बोलते हैं। तो अगर हमारी डाइट में आयोडीन की डेफिशिएंसी होगी तो हमारा थायरॉइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा। थायरॉइड ग्लैंड सही से काम नहीं करेगा तो क्या होगा, थायरॉइड ग्लैंड की एनलार्जमेंट हो जाएगी। उस कंडीशन को हम ग्वाइटर बोलते हैं। अगर ये ग्वाइटर, ये हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब थायरॉइड हार्मोन का थायरॉइड ग्लैंड से सिक्रीशन कम, अगर प्रेगनेंसी में ये कंडीशन होती है तो क्या होगा, जो ग्रोइंग बेबी है उसका जो है डेवलपमेंट और मैचुरेशन में डिफेक्टिव होगा, जिससे कि स्टंटेड ग्रोथ होगी, जिसको हम बोलते हैं क्रेटिनिज्म, और मेंटल रिटार्डेशन होगा उस बच्चे में। वो मेंटली रिटार्ड होगा, मतलब उसका IQ भी कम होगा, उसकी स्किन भी एबनॉर्मल होगी और डिसम्यूटिज्म होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है। तो देखो अभी हमने स्टंटेड ग्रोथ हार्मोन की लेस सिक्रीशन की वजह से भी पढ़ी थी, उसको हम बोलते थे ड्वार्फिज्म। यहाँ पे भी स्टंटेड ग्रोथ है, इसको हम बोल रहे हैं क्रेटिनिज्म। दोनों में क्या फ़र्क है, वहाँ पे खाली ग्रोथ कम हो रही थी, जबकि यहाँ पे बच्चा जो है वो मेंटली रिटार्डेड भी है। तो ऐसे हम पता लगाएंगे कि ड्वार्फिज्म है या क्रेटिनिज्म है। क्रेटिनिज्म में मेंटल रिटार्डेशन भी होता है, बच्चा का जो है IQ लो होता है बहुत। ये कंडीशन होती है किसके अंदर, क्रेटिनिज्म में। अगर ये तो हमने बात की कि प्रेगनेंसी में हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाता है तो जो बेबी है वो डिफेक्टिव डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर वो मेंटली रिटार्डेड होता है, स्टंटेड ग्रोथ होती है। बट अगर हाइपोथायरॉयडिज्म जो है अडल्ट वुमेन में हो जाएगी तो उसकी वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को इरेगुलर कर देता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलर कर देगा। अगर थायरॉइड ग्लैंड में कैंसर हो जाता है तो क्या होगा, तो जो है नोड्यूल का डेवलपमेंट हो जाए या फिर कैंसर हो जाए थायरॉइड ग्लैंड में, तो जो रेट ऑफ सिंथेसिस सेक्रीशन है थायरॉइड हार्मोन का वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोल रहे हैं, जो बॉडी की फंक्शंस को इफेक्टिवली अफेक्ट करता है, बॉडी की फिजियोलॉजी को। इसके अलावा जो थायरॉइड हार्मोन है वो BMR को भी कंट्रोल करता है और जो है RBS के फॉर्मेशन में को भी सपोर्ट करता है। मेटाबॉलिज्म भी करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, फैट का, वाटर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी मेंटेन करके रखता है। ये इसके अलावा एक प्रोटीन हार्मोन जो है कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, उसको सेक्रेट करता है थायरॉइड ग्लैंड, जो कि ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करता है पैराथॉर्मोन के साथ मिलकर। आगे हम आगे बढ़ेंगे पैराथॉर्मोन के बारे में।
अब बात करते हैं पैराथायरॉयड ग्लैंड की। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं ऑन दी बैक साइड ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड जो है वो आगे की तरफ से 2 लोब्स थी उसकी, पीछे की तरफ जो है 4 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, 1 पेयर इन ईच लोब ऑफ द थायरॉयड ग्लैंड। थायरॉयड ग्लैंड की एक लोब में 2 पैराथायरॉयड ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं पीछे की तरफ। पैराथायरॉयड ग्लैंड सेक्रेट करता है पेप्टाइड हार्मोन को, जिनको हम पैराथायरॉयड हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम शॉर्ट में पैराथ हार्मोन भी बोल देते हैं। इनका सेक्रेशन को रेगुलेट करते हैं, इनका सेक्रेशन जो है वो रेगुलेट होता है बाय द सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ द कैल्शियम आयन। पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है, ब्लड के अंदर कैल्शियम लेवल को बढ़ा देता है, जबकि जो कैल्सिटोनिन जो कि थायरॉयड ग्लैंड से निकल रहा था वो उसको कम करता है। तो कैल्शियम होम्योस्टेसिस में 2 हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं, कैल्सिटोनिन जिसे थायरोकैल्सिटोनिन बोलते हैं और एक पैराथायरॉयड हार्मोन या फिर पैराथ हार्मोन, ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं ब्लड के कैल्शियम लेवल को रेगुलेट करने में। ब्लड के कैल्शियम लेवल को बढ़ाता पैराथ हार्मोन है, कम करता है थायरोकैल्सिटोनिन। पैराथ हार्मोन जो है, जब भी ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो पैराथ हार्मोन जो है वो बोन पे एक्ट करता है और बोन से जो है रिजॉर्प्शन करता है, बोन से सारा का सारा कैल्शियम बाहर निकाल लेता है। पैराथ हार्मोन जो है वो कैल्शियम का रिजॉर्प्शन करवाता है किसी किडनी के रीनल ट्यूब्यूल से भी, ठीक है। और इसके अलावा मतलब जहाँ जब ब्लड में जब भी कैल्शियम कम होता है तो वो हर जगह से कैल्शियम लाने की कोशिश करता है, बोन से कैल्शियम निकाल लेता है, दूसरा डाइजेस्टिव सिस्टम से कैल्शियम को लेके आता है, तीसरा जो है हमारी किडनी से कैल्शियम का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो जब भी ब्लड में कैल्शियम का लेवल कम होगा तो पैराथ हार्मोन निकलेगा पैराथायरॉयड ग्लैंड से और उस कैल्शियम लेवल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। बढ़ाएगा कैसे, बोन से लेगा या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम से लेगा या फिर जो हमारी किडनी है वहाँ से रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा कैल्शियम का। इसलिए जो पैराथ हार्मोन है इसे हाइपर कैल्शियमिक हार्मोन बोलते हैं, ब्लड में कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है ये। इसके अलावा जो थायरोकैल्सिटोनिन है वो ब्लड में कैल्शियम लेवल को कम करेगा। जब जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो ये उल्टा काम करेगा, ये क्या करेगा, बोन में कैल्शियम को पहुंचाएगा ब्लड से, ठीक है, और डाइजेस्टिव सिस्टम में पहुंचाएगा कैल्शियम को, मेनली बोन में पहुंचाता है कैल्शियम को। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं दोनों हार्मोन मिलकर कैल्शियम की बैलेंस को मेंटेन करने में। अब आते हैं हम अगले ग्लैंड पे जो कि है थाइमस, जो कि एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो कि लोकेटेड होता है लंग्स में, लंग्स के बीच में लोकेटेड होता है स्टर्नम ऑफ दी वेंट्रल साइड ऑफ एरोटा। हमारी बॉडी में देखो यहाँ पे जो है स्टर्नम होता है, ठीक है, और स्टर्नम होता है, उसके पीछे की तरफ जो है उसके पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है थाइमस और थाइमस के पीछे होता है एरोटा। इसलिए इसने बोला कि एरोटा के वेंट्रल, मतलब आगे की तरफ कोई चीज़ होती है तो उसे वेंट्रल बोलते हैं, पीछे की तरफ कोई चीज़ होती है तो उसे डोर्सल बोलते हैं। तो इसने यही बोला कि लंग्स के बीच में, स्टर्नम के पीछे और एरोटा के आगे जो है हमारा थाइमस ग्लैंड प्रेजेंट होता है। ये जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्यून सिस्टम के डेवलपमेंट में। ये सेक्रेट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन को, उसे थाइमोसिन बोलते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टी लिम्फोसाइट के डिफरेंशिएशन में, जो कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा एंटीबॉडी के प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है, जो कि ह्यूमरल इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। तो थाइमोसिन हार्मोन निकलता है थाइमस ग्लैंड से जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है और इसके अलावा एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करके ह्यूमरल इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है। ओल्ड इंडिविजुअल में क्या होता है, ये जो थाइमस ग्लैंड है वो डिजनरेट हो जाता है, जिससे कि क्या होगा, जो थाइमोसिन है उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा ढंग से। इस वजह से जो इम्यून सिस्टम होता है या इम्यून रिस्पॉन्स होता है ओल्ड पर्सन का वो वीक हो जाता है। अब आते हैं हम अगले ग्लैंड पे, जो कि एड्रिनल ग्लैंड। हमारी बॉडी में एक पेयर ऑफ एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, एंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। भी हम इसको फिगर में देखेंगे। इस ग्लैंड में जो है 2 तरह के टिश्यू होते हैं, सेंटर में लोकेटेड होता है। कहीं पे भी आप देखोगे ना, कोई 2 तरह के टिश्यू, एक सेंटर में लोकेटेड है और एक पेरिफेरी में लोकेटेड है। तो सेंटर वाले को मेडुला बोलते हैं और पेरिफेरी वाले को हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे भी उसके आगे हम एड्रिनल लगा देंगे तो सेंटर वाला एड्रिनल मेडुला और बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स। देखो यहाँ फिगर में उन्होंने दे रखी है किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड की पोजीशन, और यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड को अगर हम इसका व्यू देखें, सेक्शन क्रॉस सेक्शन देखें तो दिखाया हुआ है बीच वाला पोर्शन इसका एड्रिनल मेडुला और बाहर वाला एड्रिनल कॉर्टेक्स है। अब हम दोनों की अलग अलग बात करते हैं, मेडुला पार्ट से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होता है और कॉर्टेक्स वाले से कौन कौन से। एड्रिनल मेडुला से 2 हार्मोन सेक्रेट होते हैं, जिसका नाम है एड्रेनलिन या फिर एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रेनलिन नॉर एपिनेफ्रिन।
इन दोनों को मिला के हम कैटेकोलामाइंस बोलते हैं। तो एड्रिनल मेडुला से मेनली कैटेकोलामाइंस रिलीज होते हैं। एड्रिनल और नॉर एड्रिनल रैपिडली सेक्रेटेड होते हैं किसी भी स्ट्रेस पे, कोई भी स्ट्रेस हो या फिर कोई भी इमरजेंसी हो, इसलिए इन्हें हम इमरजेंसी हार्मोन बोलते हैं या हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। फाइट मतलब लड़ना हो गया और फ्लाइट मतलब भाग जाना। तो कहीं पे भी लड़ना, भाग जाना, फियर की कंडीशन हो, उस कंडीशन में ये इमरजेंसी हार्मोन रिलीज होता है। ये क्या करते हैं, अलर्टनेस बढ़ा देते हैं। जैसे हमारे सामने कोई भी शेर वेर आ जाए या फिर कोई डॉगी आ जाए तो हम अलर्ट हो जाते हैं, भाग जाते हैं वहाँ से, तो उस कंडीशन में हार्मोन रिलीज होते हैं। या फिर हमें एग्ज़ाम वगैरह का कोई भी स्ट्रेस होता है तो उस कंडीशन में हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये अलर्टनेस बढ़ा देते हैं, प्यूपिलरी डायलेशन करते हैं, पाइलो इरेक्शन करते हैं, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना जिसको बोलते हैं। इसके अलावा स्वेटिंग करते हैं, हम जब डर जाते हैं किसी चीज़ तो हमें पसीना आता है, या फिर हम जब स्ट्रेस में होते हैं तब भी पसीना आता है हमें। तो ये हार्मोन जो है हार्ट बीट भी बढ़ा देते हैं। जब हमारा कोई वाइवा होता है, कोई एग्ज़ाम होता है तो हमारी हार्ट बीट भी बढ़ जाती है, इंटरव्यू होता है कोई, तो उस कंडीशन में हार्मोन रिलीज होते हैं। हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को बढ़ा देते हैं, रेस्पिरेशन के रेट को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन भी करते हैं। ठीक है, ये ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन करते हैं जिससे कि ग्लूकोज की कंसंट्रेशन जो है ये बढ़ा देता है ब्लड के अंदर। इसके अलावा ये जो है लिपिड और प्रोटीन का भी ब्रेकडाउन करते हैं। अब एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करते हैं। अभी तक हमने एड्रिनल मेडुला की बात करी, वहाँ से दो हार्मोन निकल रहे थे जिन्हें एपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन बोल रहे थे, और मिला के उनको कैटेकोलामाइंस बोल रहे थे, और इमरजेंसी हार्मोन होता है। अब बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स को हम डिवाइड करते हैं 3 लेयर्स में। 3 लेयर्स होती है एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर। एक होती है जोना रेटिकुलरिस जो कि अंदर की तरफ होती है, जोना फेसिकुलेटा जो मिडिल में होती है, जोना ग्लैंडुलोसा जो कि बाहर की तरफ होती है। बहुत सारे हॉर्मोन्स को एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है जिनको एक साथ मिला के हम कॉर्टिकॉइड्स बोलते हैं। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिकॉइड्स निकलते हैं, एड्रिनल मेडुला से कॉर्टिकोलामाइंस निकलते हैं। कॉर्टिकॉइड जो इन्वॉल्व होते हैं, कॉर्टिकॉइड अब डिफरेंट कॉर्टिकॉइड के नाम दिए उन्होंने। जो इन्वॉल्व होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में उनको हम ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। हमारी बॉडी में मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जो है वो कॉर्टिसोल है। इसके अलावा जो रेगुलेट करते हैं वाटर के बैलेंस को, इलेक्ट्रोलाइट के बैलेंस को, उनको हम मिनरलोकॉर्टिकॉइड बोलते हैं। हमारी बॉडी में मेन मिनरलोकॉर्टिकॉइड एल्डोस्टेरोन है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड का क्या काम होता है, आप देखो। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स। कार्बोहाइड्रेट के अलावा प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, किसी से भी हमारा अगर ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। तो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लूकोनियोजेनेसिस करता है, मतलब ग्लूकोज का फॉर्मेशन करता है किसी भी सोर्स से अदर देन कार्बोहाइड्रेट। लिपोलाइसिस करता है, मतलब लिपिड को तोड़ता है। प्रोटोलाइसिस करता है, प्रोटीन को तोड़ता है। प्रोटीन और लिपिड को तो हमारा जो है वो भी तोड़ रहा था, जो एड्रिनल मेडुला से हार्मोन निकल रहे थे वो भी तोड़ रहे थे। बट वहाँ पे क्या हो रहा था, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बन रहा था। यहाँ पे जो है अदर देन ग्लाइकोजन ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोनियोजेनेसिस। ये इनहिबिट करते हैं सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन ऑफ अमाइनो एसिड, मतलब सेल से अमाइनो एसिड के अपटेक को ये इनहिबिट करते हैं। कोर्टिसोल का क्या रोल होता है, कोर्टिसोल का और रोल होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को मेंटेन करने में, किडनी फंक्शन को मेंटेन करने में, ठीक है। और ये एंटी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस भी करवाते हैं और इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस करवा देते हैं। मतलब कोई भी इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस जो बॉडी में इन्फ्लामेशन या एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं उनके अगेंस्ट एंटी इन्फ्लामेटरी काम करते हैं। मतलब कोई भी एलर्जिक रिएक्शन है उनको सप्रेस करते हैं। इसके अलावा इम्यून रिस्पॉन्स को सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा इनका रोल जो है आरबीसी के प्रोडक्शन में भी होता है। इसके बाद बात करते हैं एल्डोस्टेरोन की। एल्डोस्टेरोन जो कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड होता है, ये क्या करता है, रीनल ट्यूब्यूल पे एक्ट करता है और सोडियम एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, पोटेशियम एंड फॉस्फेट का एक्सक्रीशन करवाता है। इसलिए ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर बैलेंस को मेंटेन करता है, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है, बॉडी फ्लूइड वॉल्यूम मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर मेंटेन करता है। कुछ स्टेरॉइड हार्मोन भी सेक्रेट होते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स से, जो कि एक्सियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर, प्यूबर्टी के टाइम पे जो भी सेक्सुअल ग्रोथ होती है उनमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से थोड़ी सी अमाउंट में निकलते हैं। बात करते हैं पैनक्रियास की, क्योंकि कंपोजिट ग्लैंड है, इसे हेट्रोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं, जो एक्सोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करता है। एंडोक्राइन जो पार्ट होता है पैनक्रियास का, उसमें कुछ स्पेशल साइपी सेल्स होती है जिन्हें हम आइसोलेट ऑफ लैंग्रांस बोलते हैं, जो कि 1 to 2 मिलियन होती हैं नॉर्मल ह्यूमन पैनक्रियास में।
और पैंक्रेटिक टिश्यू का 1 से 2% पार्ट बनाते हैं। अब दो तरह की सेल्स होती हैं आइसलेट और लैग्रांज के अंदर। एक होती है अल्फा सेल और बीटा सेल्स। अल्फा सेल जो है वो ग्लूकागोन को सिक्रीट करती है, बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करती है। अब दोनों का अपोजिट एक्शन होता है। ग्लूकागोन एक पेप्टाइड हार्मोन है, इंसुलिन भी पेप्टाइड हार्मोन। ग्लूकागोन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। दोनों के दोनों जो है ग्लूकोज को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एक बढ़ाता है, एक कम करता है। ग्लूकागोन जो है वो एक्ट करता है लिवर सेल्स पे और स्टिमुलेट करता है ग्लाइकोजिनोलाइसिस। ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। लाइसिस कहीं पे भी लाइसिस दिख रहा है उसका मतलब होता है ब्रेक डाउन। यहाँ पे ग्लाइकोजिनोलाइसिस मतलब ग्लाइकोजन का ब्रेक डाउन। जैसे कि ग्लाइकोजन जब टूटेगा, जो भी ग्लाइकोजन हमारे जो लिवर सेल्स है उसमें जाके स्टोर्ड हो गया ग्लूकोज से बन के, तो उस ग्लाइकोजन को ये तोड़ता है। जब भी हमारी बॉडी पे ग्लूकोज की ज़रूरत होती है, ग्लाइकोजन को तोड़ता है, ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है और ब्लड में शुगर के लेवल को बढ़ा देता है। इसलिए हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन है। इसके अलावा ये हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है। मतलब कैसे भी इसे ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ाना है। पहला काम इसने ग्लाइकोजिनोलाइसिस करा लिवर के अंदर, वहाँ से जो है ग्लूकोज बनाया और सारा का सारा ब्लड में डाल दिया। इसके अलावा ये ग्लूकोनियोजेनेसिस भी करता है, मतलब अदर देन कार्बोहाइड्रेट सोर्स ग्लूकोज बनाता है, जिससे भी हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो ये हाइपरग्लाइसीमिया करना है। बाकी ये रिड्यूस करता है सेलुलर ग्लूकोज अपटेक एंड यूटिलाइजेशन, मतलब सेल जो है वो ग्लूकोज को ना ले उसको भी ये कम करता है। इसलिए इसे हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन बोलते हैं। ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ा रहा है। इसके बाद बात करते हैं इंसुलिन की, जो इसका अपोजिट एक्शन करता है। वो हिपेटोसाइट एडिपोसाइट सेल पे ऐड करता है और उनसे कहता है कि जितना भी ग्लूकोज है उसको ले ले ब्लड से। इसलिए ये हाइपोग्लाइसेमिक है, ये ब्लड में ग्लूकोज लेवल को कम करवाता है। तो दोनों आपस में कोऑर्डिनेट करके ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। अब अगर इनमें से किसी भी एक में प्रॉब्लम आ जाए तो हमारी बॉडी में या तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाए। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कम हो जाएगा, या फिर हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अबनॉर्मल कंडीशन आ जाती है, इनमें से कोई भी एक में दिक्कत आ जाए तो। ठीक है, ये जो है वो ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ा रहा है ऐड करके एडिपोसाइट सेल्स पे, और सेलुलर अपटेक एंड यूटिलाइजेशन बढ़ा रहा है, मतलब ग्लूकोज से मूवमेंट करवा रहा है ग्लूकोज का ब्लड से हिपेटोसाइट्स और एडिपोसाइट से, जिससे कि ब्लड में ग्लूकोज कम हो रहा है। इसके अलावा ये जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में भी कन्वर्ट करता है। इस प्रोसेस को ग्लाइकोजेनेसिस बोलते हैं। ग्लूकोज होम्योस्टेसिस इन ब्लड डज मेंटेन जॉइंटली बाय द टू हार्मोन इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। अगर हाइपरग्लाइसेमिया बहुत ज़्यादा टाइम तक हो जाए, मतलब जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है बहुत ज़्यादा टाइम तक बढ़ा रहे, तो कॉम्प्लेक्स डिसऑर्डर हो जाता है, इसे हम डायबिटीज़ मेलाइटस बोलते हैं। जिससे क्या होगा, अगर ब्लड में ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो या तो इंसुलिन की कमी हो तब होगा, या फिर ग्लूकागोन की हाइपर एक्टिविटी हो। दो कंडीशन होगा, इंसुलिन की अगर कमी हो जाए तो डायबिटीज़ मेलाइटस हो गया। इससे क्या होगा, ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ गया तो वो ग्लूकोज है यूरिन के थ्रू बाहर निकलेगा एंड बहुत ज़्यादा हार्मफुल कंपाउंड्स बनाएगा, जिसको बोलते हैं कीटोन बॉडीज़। ठीक है, इसलिए अगर डायबिटिक पेशेंट है कोई तो उसको इंसुलिन थेरेपी दी जाती है, क्योंकि मोस्टली इंसुलिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो है हमारी डायबिटीज़ मेलाइटस होता है। अब बात करते हैं अगला, हम टेस्टिस की बात करते हैं। अ पेयर ऑफ टेस्टिस जो है प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में आउटसाइड एब्डोमेन ऑफ मेल इंडिविजुअल्स। टेस्टिस जो है वो दो फंक्शन परफॉर्म करता है, एक तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की तरह एक्ट करता है और एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह एक्ट करता है। इसमें क्या होता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल होती है, इंटरस्टिशियल टिश्यू होते हैं, लीडिंग सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, जो कि इंटरस्टिशियल स्पेस में प्रेजेंट होती है। वो प्रोड्यूस करती हैं एंड्रोजन्स को, जो कि मेनली टेस्टोस्टेरोन होता है। ये रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट मैचुरेशन फंक्शन को मेल एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स के, लाइक एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, पोस्टेट ग्लैंड। इन सब के फंक्शंस को जो है क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं डेवलपमेंट को, मैचुरेशन फंक्शंस को। यूरेथ्रा हो गया, ये हार्मोन स्टिमुलेट करते हैं मस्कुलर ग्रोथ, फेशियल और एक्सिलरी हेयर की ग्रोथ को, एग्रेसिवनेस, लो पिच ऑफ वॉइस में कम पिच, मतलब जितने भी जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं मेल के अंदर उन सबको कंट्रोल करते हैं ये हार्मोन्स। इसके अलावा इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है स्पर्मेटोजेनेसिस में, मतलब कि स्पर्म के फॉर्मेशन में। एंड्रोजन एक्ट करते हैं सेंट्रल न्यूरस सिस्टम में, इन्फ्लुएंस करते हैं मेल के सेक्सुअल बिहेवियर को भी। ये हार्मोन जो है प्रोड्यूस करते हैं एनाबॉलिक इफेक्ट ऑन प्रोटीन सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, मतलब कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म को ये स्टिमुलेट करते हैं, मतलब उन पर पॉजिटिव इफेक्ट डालते हैं।
अब आते हैं हम आगे ओवरी पे। फीमेल के अंदर एक पेयर ऑफ ओवरीज होती हैं जो कि एब्डोमेन में लोकेटेड होती है, जबकि टेस्टिस जो है वो आउटसाइड द एब्डोमेन लोकेटेड था। ओवरी जो है वो एब्डोमेन के अंदर लोकेटेड होती है। ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है जो हार्मोन्स प्रोड्यूस कर रही है। और एक ओवम प्रोड्यूस, ओवरी जो है प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, एक ओवम प्रोड्यूस करती है मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पे। इसके अलावा जो है ये इसके अंदर 2 पेयर ऑफ स्टेरॉयड हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन। ओवरियन फॉलिकल्स होते हैं, स्टोमल टिश्यूज होते हैं। एस्ट्रोजन जो है वो सिंथेसाइज और सिक्रीट होता है ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल से। ओव्यूलेशन के बाद जो फॉलिकल्स हैं वो कन्वर्ट हो जाती है कॉर्पस ल्यूटम से, जहाँ से प्रोजेस्टेरोन निकलता है। तो ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल से एस्ट्रोजन निकल रहा है, कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्टेरोन निकल रहा है। एस्ट्रोजन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है ग्रोथ में और फीमेल सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स की एक्टिविटीज़ में, ग्रोइंग ओवरियन फॉलिकल के डेवलपमेंट में, और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है एस्ट्रोजन। मेमरी ग्लैंड की डेवलपमेंट भी करवाता है एस्ट्रोजन, और फीमेल सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। प्रेगनेंसी को सपोर्ट करता है प्रोजेस्टेरोन। मेमरी ग्लैंड पे भी एक्ट करता है प्रोजेस्टेरोन, और उसमें जो है एल्वुलाई का फॉर्मेशन करवाता है। जो मिल्क को स्टोर करने वाली क्या होती हैं, सैकलाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो मिल्क की मिल्क को क्या करता है, स्टोर करके रखता है और मिल्क का सेक्रेशन करवाता है। तो हम देखते हैं कि हॉर्मोन्स को जो है खाली एंडोक्राइन ग्लैंड ही सेक्रेट नहीं करते, कुछ टिश्यू भी सेक्रेट करते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है। जैसे कि हार्ट की आर्टेरियल वॉल से निकलता है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं एड्रेनेटोरेटिक हार्मोन फैक्टर, जो कि ब्लड प्रेशर को डिक्रीज़ करता है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो जो ANF है वो सेक्रीट होता है और ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है, जिससे कि ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए आर्टेरियल वॉल से हार्ट की ANF रिलीज होता है। इसके अलावा जो जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स होती हैं किडनी की, वहाँ से एक पेप्टाइड हार्मोन रिलीज होता है अर्थ्रोपोइटिन, जो कि अर्थ्रोपोइसिस करवाता है, मतलब RBC के फॉर्मेशन करवाता है। इसके अलावा जो है डिफरेंट पार्ट्स में GI ट्रैक्ट के 4 मेजर पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं, एंडोक्राइन सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, जिनका नाम है गैस्ट्रिन, सिक्रेटिन, कोलसिस्टोकाइनिन और गैस्ट्रिक इनहिबिटिव पेप्टाइड। ये डिफरेंट फंक्शंस कंट्रोल करता है, जैसे कि गैस्ट्रिन जो है वो एक्ट करता है गैस्ट्रिक ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है HCl और पेप्सिनोजन के सेक्रेशन को। सेक्रेटिन एक्ट करता है एक्सोक्राइन पैनक्रियास पे और स्टिमुलेट करता है वाटर एंड बाइकार्बोनेट के सेक्रेशन को। जो कोलसिस्टोकाइनिन है वो एक्ट करता है पैनक्रियास और गॉल ब्लैडर में और सेक्रेशन करता है पैनक्रियाटिक एंजाइम्स को और बाइल जूस को। GIP जो कि गैस्ट्रिक इनहिबिटरी पेप्टाइड है वो इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक सेक्रेशंस को और मोटेलिटी को। बहुत सारी नॉन एंडोक्राइन टिश्यू हैं जो सेक्रेट करते हैं हार्मोन को, जिनको हम ग्रोथ फैक्टर्स बोलते हैं। ये फैक्टर जो एसेंशियल होते हैं नॉर्मल ग्रोथ ऑफ टिश्यू एंड देयर रिपेयरिंग। कि कैसे हार्मोन अपने एक्शन करता है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन। हार्मोन जो अपने इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है टारगेट टिश्यू पे बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन रिसेप्टर, जो कि टारगेट टिश्यू पे ही प्रेजेंट होता है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर या तो सेल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है टारगेट टिश्यू की, या फिर उसके अंदर प्रेजेंट होता है। तो जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है उन्हें मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर बोलते हैं, और जो कि इनसाइड द टारगेट सेल प्रेजेंट होता है उन्हें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर बोलते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं वो हार्मोन से बाइंड करते हैं। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर जो है वो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं, सेल के अंदर जो होते हैं। बाइंडिंग ऑफ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ, जैसे ही हार्मोन जो अपने रिसेप्टर से बाउंड करता है तो एक हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो रिसेप्टर जो है अपने हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है। ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक इन वन हार्मोन ओनली एंड हैंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। एक हार्मोन के लिए एक रिसेप्टर होता है। हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनने के बाद जो कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं टारगेट टिश्यू में, जिससे कि टारगेट टिश्यू के मेटाबॉलिज्म में और उनके फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं ये हार्मोन। अब बात करते हैं केमिकल नेचर के बेसिस पे हमने हार्मोन को डिवाइड किया है डिफरेंट ग्रुप में, जिनका प्रोटीन नेचर है। वो हार्मोन कौन कौन से होते हैं जो भी पैनक्रियास से निकलते हैं, इंसुलिन, ग्लूकागन, इसके अलावा पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये प्रोटीनिशियस नेचर के हार्मोन होते हैं। इसके अलावा स्टेरॉइड हार्मोन होते हैं, कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, ये स्टेरॉइड हार्मोन है। जो आयोडीन होता है जिनके अंदर आइडोथायरोन वो होता है हमारा थायराइड हार्मोन। इसके अलावा जो अमाइनो एसिड मेनली टायरोसिन के डेरिवेटिव होते हैं वो होते हैं एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन।
अब जो हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से वो टारगेट सेल में एंटर नहीं करते, वो जनरेट करते हैं एक सेकेंडरी मैसेंजर, जैसे कि एग्जांपल है साइक्लिक ईएमपी, IP3 और कैल्शियम, जो कि रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म। तो दो तरह के रिसेप्टर होते हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर और एक इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। सेल के अंदर होता है, मेम्ब्रेन पे होता है। तो जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से इंटरेक्ट करते हैं वो सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं, वो जो है सेल के अंदर एंटर नहीं करते। तो सेकेंडरी मैसेंजर के एग्जांपल है साइक्लिक ईएमपी, IP3 और कैल्शियम। ये रेगुलेट करते हैं सेलुलर मेटाबॉलिज्म को। जो हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं इंट्रासेलुलर रिसेप्टर से, लाइक स्टेरॉइड हार्मोन और आइडोथायरोलिन, वो जीन एक्सप्रेशन को रेगुलेट करते हैं और क्रोमोसोम के फंक्शन को। पर इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा उसका इंटरेक्शन होता है जीनोम से। अब हम ये जो है फ्लो चार्ट देखते हैं, जिनमें जो है दोनों हार्मोन का, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर वाले का और जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर की तैयार करें, दोनों का एक्शन दिखा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उन हार्मोन की जो कि मेम्ब्रेन के थ्रू मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से एक्ट करते हैं और सेकेंडरी मैसेंजर प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि ये है हार्मोन आया हमारा पिट्यूटरी हार्मोन आया है FSH। ये जो है मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर लगा हुआ है, उससे इंटरेक्ट करेगा, फिर जो है सेकेंडरी मैसेंजर को प्रोड्यूस करेगा साइक्लिक ईएमपी या फिर कैल्शियम, ये अपना रिस्पॉन्स डालेगा और फिर कुछ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स आएगा, लाइक ओवरिन ग्रोथ करवा रहा है हमारा FSH हुआ। अब बात करते हैं जो कि सेल के अंदर अपना इफेक्ट डालते हैं, जिनके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हमारा जो स्टेरॉइड हार्मोन है, ईस्ट्रोजन आया, सीधा वो जो है सेल के अंदर घुस जाता है, उसके मेम्ब्रेन पे कोई रिसेप्टर नहीं होता। सेल के अंदर घुसा, फिर इसने जो है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, इसका रिसेप्टर अंदर ही प्रेजेंट है, वहाँ पे जो है रिसेप्टर के साथ मिला और हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया न्यूक्लियस के अंदर। फिर इसने जो है जीनोम के साथ इंटरेक्ट किया, mRNA प्रोटीन बनाया, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स डाल दिया जीनोम के अंदर, से कि टिश्यू ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन हुआ। तो ये जो है जिनके जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं, जो फिर न्यूक्लियर रिसेप्टर होता है, उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, और ये ऊपर वाला मेम्ब्रेन रिसेप्टर का। तो हमें याद रखना है कौन कौन से किसकी तरह एक्ट करते हैं हार्मोन। सो ये चैप्टर हुआ कंप्लीट। एक बार इसकी रीडिंग और NCERT से लगा लेना तो आपके एकदम क्लियर हो जाएगा। Thank you so much. If you like the videos, please subscribe the channel and share to your. Thank you so much.